नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज 31 अक्टूबर 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्ट्रैटेजी के इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। लेकिन उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम लोग करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, दुनिया का पहला 3D विंड डेटा सैटेलाइट नेटवर्क किसने लॉन्च किया? उत्तर था स्टेलरस कंपनी ने। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में 8वां वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? उत्तर सी, रंजना देसाई जी को। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, विश्व खाद्य फाउंडेशन ने किसे शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की? उत्तर ए, संजीव कपूर, शेफ संजीव कपूर जी को। चौथा प्रश्न पूछा गया था, ट्रैकोमा मुक्त होने वाला 26वां देश बना? उत्तर फिजी, सी, फिजी देश ट्रैकोमा मुक्त हो गया, डब्ल्यूएचओ ने सर्टिफिकेट दे दिया, 26वां दुनिया का देश बन गया ऐसा। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, 7 लाख साल बाद ताफ्तान ज्वालामुखी के विस्फोट होने की संभावना किस देश में है? उत्तर ईरान में है ताफ्तान ज्वालामुखी। छठा प्रश्न पूछा गया था, त्रिशूल सैन्य अभ्यास गुजरात और राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर किसके द्वारा आयोजित किया गया? तीनों सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास है त्रिशूल। सातवां प्रश्न पूछा गया था, एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? उत्तर बी, दुबई में। आठवां प्रश्न पूछा गया था, भारत की सबसे प्रतिष्ठित प्लास्टिक सर्जन जिनका हाल ही में निधन हो गया? उत्तर ए, डॉक्टर के मातंगी रामकृष्णन। नौवां प्रश्न पूछा गया था, विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा ने किस योजना को मंजूरी दी? उत्तर बी, मान योजना। बी विकल्प, बी मान योजना। 10वां प्रश्न पूछा गया था, भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और दिव्या देशमुख ने यूरोपीय शतरंज क्लब 2025 में कौन सा पदक जीता? उत्तर ए, गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक जीता। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। पहला प्रश्न पूछा गया है, एकता दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में 31 अक्टूबर को मनाया जाता है? उत्तर होगा डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 31 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था, 31 अक्टूबर 1875 को। इसलिए हर साल हमारे देश में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। उत्तर देखिएगा डी। और सामने आपको तस्वीर दिख रही है, यह दुनिया की सबसे ऊंची तस्वीर है साथियों। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बहुत सारा फैक्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे देखेंगे। देखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह प्रतिमा है साथियों। पहले यहाँ डिटेल देख लीजिएगा थोड़ा सा। 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी, 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को गुजरात के पटेलाद तालुका में इनका जन्म हुआ था। और गांव पूछा जाए तो करमसद गांव पटेलाद तालुका गुजरात में। उस समय याद रखिएगा, जब जन्म हुआ था तो साथियों गुजरात राज्य नहीं बना था, तब बंबई यानी तत्कालीन बंबई प्रांत वर्तमान गुजरात प्रांत में इनका जन्म हुआ था। सब पहले नाम इनका वल्लभ भाई पटेल, और इनके भाई का नाम भी याद रखिएगा, विट्ठल भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल और विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल से प्रश्न आप याद रखेंगे, 1925 में केंद्रीय असेंबली में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? केंद्रीय असेंबली में 1925 चुने जाने वाले पहले भारतीय विट्ठल भाई पटेल जी थे। अच्छा, दोनों भाई लोग यानी वल्लभ भाई पटेल और विट्ठल भाई पटेल, इनके पिता और माता जी का क्या नाम था? पिताजी का नाम झावेर भाई पटेल था, माता जी का नाम लाडबाई था। वल्लभ भाई पटेल की दो उपाधि थी, सरदार और लौह पुरुष। सरदार की उपाधि इनको 1928 में बारदोली सत्याग्रह में प्रदान हुआ था। बारदोली सत्याग्रह गुजरात में इन्होंने लगान वृद्धि के विरुद्ध चलाया था अंग्रेजों के समय में 1928 में। तो उस दौरान बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी। लौह पुरुष के बारे में इनके बचपन की कहानी कही जाती है कि बचपन में इन्हें एक फोड़ा हुआ था आंख के पास बचपन में एक फोड़ा हुआ था। किसी ने कह दिया कि अगर फोड़ा ठीक नहीं हो रहा आपका, ज्यादा दिन हो गया, तो आप उसको गर्म सलाखों से ले करके और उसको निकाल दीजिए, फोड़ा ठीक हो जाएगा। तो निर्भीक होकर बचपन में इन्होंने लोहा को गर्म किया और अपने आंख के पास टच कर लिया। ये दिखाता है कि बचपन में ही कितने ये तेज, ओजस्वी और भयभीत थे, अभय पुरुष थे, अभय बालक थे ये। वहीं से इनका नाम पड़ गया लौह पुरुष साथियों। अच्छा, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो तस्वीर आपने यहाँ पर देखी है, ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, इसे कहा जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। याद रखिएगा। कहाँ स्थित है यह? तो गुजरात के केवड़िया गांव में स्थित है। गुजरात के केवड़िया में दुनिया का सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर स्थित है। केवड़िया गांव का नया नाम हो गया साथियों एकता नगर। केवड़िया गांव का नया नाम क्या हो गया? एकता नगर। एकता की प्रतिमूर्ति जहां स्थित है, एकता दिवस जिनके जयंती पर मनाया जाता है, उन्हीं के नाम पर एकता नगर इस गांव का नाम हो गया, केवड़िया गांव का। यह प्रतिमा किसने बनाई थी? तो उत्तर याद रखिएगा, राम जी वन सुतार। राम जी
वन सुतार, इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर प्रतिमा बनाई। अगर पूछा जाए किस नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे है, तो नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे स्टैचू ऑफ यूनिटी है। इस प्रतिमा का क्या नाम है साथियों? स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर। मूर्तिकार रामजी वन सुतार, गुजरात के केवड़िया गांव में बना हुआ, इसका नया नाम हो गया एकता नगर। साथियों कुछ और बातें सरदार पटेल के बारे में, आज इनकी जयंती है, तो याद रखिएगा हमारे भारत का 1947 के बाद जब निर्माण हो रहा था तो 565 देशी रियासतों का एकीकरण करके हो रहा था। तो इनमें 562 रियासतें आसानी से हमारे भारत में मिल गई थी। 562 रियासतें आसानी से हमारे भारत में मिल गई, लेकिन 3 रियासतें मना कर रही थी, आनाकानी कर रही थी। उसमें एक था जम्मू कश्मीर, याद होगा आपको, जम्मू कश्मीर। दूसरा था जूनागढ़ और तीसरा था हैदराबाद। इन तीनों का इन तीनों का विलय किसके प्रयासों से हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से हुआ था। इसी नाते साथियों, जैसे जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मार्क ने, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने। ऐसे ही हमारे भारत का एकीकरण कर रहा है कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी नाते भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? याद आ गया आपको? भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, बात भी आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, 29 अक्टूबर 2025 को किसके द्वारा जारी एक ड्राफ्ट सर्कुलर में भारत की अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण प्रणाली में सुधार किया गया? साथियों विदेशों में पैसा भेजा जाना या विदेश से हमारे भारत में पैसा अगर भेजा जाता है तो उसमें कुछ टाइम लगता है, उसका प्रोसेस होता है, थोड़ा तीव्र नहीं होता है। लेकिन अभी एक टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके थ्रू अब विदेशों से यानी कि अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण यानी कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट तत्काल हो जाएगा। इसके लिए आरबीआई ने एक ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया। एक ड्राफ्ट सर्कुलर जारी हुआ भारत में अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण प्रणाली के लिए यानी कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए। देखिएगा, आरबीआई द्वारा एक ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया गया जिसमें क्रॉस बॉर्डर पेमेंट तत्काल उसी दिन सफलतापूर्वक पहुंच जाएगा। उसी दिन पहुंच जाएगा यानी सेम डे में पैसा क्लियर हो जाएगा। आरबीआई से प्रश्न था साथियों, तो आरबीआई का कुछ स्ट्रेटेजी के आप याद रखिएगा। आरबीआई का गठन या आरबीआई की स्थापना 1934 के एक्ट से हुई थी। आरबीआई एक्ट 1934 से आरबीआई का गठन हुआ था। किस समिति की सिफारिश पर? तो हिल्टन यंग या यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। किस वर्ष में इसकी स्थापना की गई? 1935 में। स्थापना कब की गई? 1935 में। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? तो कोलकाता में इसका मुख्यालय स्थित किया गया। और प्रथम गवर्नर कौन थे? प्रथम गवर्नर आरबीआई के कौन थे? आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे साथियों ओसबर्न स्मिथ। ओसबर्न स्मिथ, ओ स्मिथ, ओसबर्न स्मिथ, यह आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। उसके बाद साथियों 1937 तक हम पढ़ते हैं। 1937 तक मुख्यालय कोलकाता में था। 1937 में नया जगह मुख्यालय जाता है कहाँ पर? तो वर्तमान जहां स्थित है यानी मुंबई में। मुंबई में मुख्यालय कब आता है? 1937 में। दूसरी बात, आरबीआई में प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? आरबीआई में प्रथम भारतीय गवर्नर या आरबीआई में स्वतंत्रता के समय के गवर्नर कौन थे? दोनों बात एक ही है। देखिएगा, सीडी देशमुख साहब ये 1941 में साथियों 1941 ईस्वी में सीडी देशमुख हमारे आरबीआई के गवर्नर बनते हैं और वहां से 1949 तक साथियों ये आरबीआई के गवर्नर रहते हैं। तो आप कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे कि प्रथम भारतीय गवर्नर भी और 1947 में आजादी के समय भी और 1949 में जब राष्ट्रीयकरण हो रहा है आरबीआई का तब भी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो आप क्या उत्तर करेंगे? 1949 ईस्वी में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 और एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1955 ईस्वी में। 1 जुलाई 1955 में एसबीआई का राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का 1949। आसान है याद करना, अभी आपको याद करा देते साथियों। आप याद करिए, अगर इसका राष्ट्रीयकरण हो रहा है तो इसके लिए कोई एक्ट आया होगा राष्ट्रीयकरण करने वाला, तो वो एक्ट था साथियों बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट। बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट हमारे देश में 1949 में ही आया था। बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1950 में आया था। इसी एक्ट के तहत सबसे पहले 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके बाद 1955 में एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके बाद आप पढ़ते हैं
कि 2 बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण बड़े पैमाने पर किया गया है, 14 बैंकों का और 6 बैंकों का। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है साथियों। तो वो राष्ट्रीयकरण किस एक्ट में होता है? 1949 बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत किया जाता है। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, इनरुआ से न्यू पूर्णिया और लमकी डोडोधरा से बरेली तक दो 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन बनाने हेतु समझौता किससे हुआ? उत्तर बी, भारत और नेपाल के मध्य हुआ साथियों। दो ट्रांसमिशन बिजली उत्पादन के लिए लाइन निर्माण किया जाएगा, इनरुआ से न्यू पूर्णिया नेपाल इंडिया, लमकी डोडोधरा से बरेली नेपाल इंडिया। यानी उत्तर होगा हमारा भारत और नेपाल दोनों देशों के मध्य क्या है? देखिएगा, भारत और नेपाल ने ऊर्जा संबंधों में निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया एनर्जी प्रोडक्शन के क्षेत्र में। भारत की पावर ग्रिड कारपोरेशन, भारत की कंपनी पावर ग्रिड कारपोरेशन और नेपाल की इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, इन दोनों ने दो 400 केवी के क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन, क्रॉस बॉर्डर मतलब समझ गए होंगे कि दूसरे देश में, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण करने की घोषणा की गई। इसके लिए हस्ताक्षर कहां पर हुआ? तो नई दिल्ली में। इसके लिए हस्ताक्षर हुआ नई दिल्ली में। भारत के वर्तमान विद्युत मंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर साहब हैं। और नेपाल के ऊर्जा मंत्री कौन है? कुलमान घिसिंग। कुलमान घिसिंग नेपाल के ऊर्जा मंत्री है। नेपाल की राजधानी है साथियों काठमांडू। और नेपाल में जितने भी प्रांत है प्रायः जो है वो नदियों के नाम पर नेपाल के प्रांत स्थित है। नेपाल का स्टैटिक जीके याद रखिएगा साथियों, नेपाल का प्रश्न है तो नेपाल का स्टैटिक जीके, नेपाल के राजधानी है काठमांडू, नेपाल की प्रधानमंत्री है सुशीला कार्की। और नेपाल में साथियों जेनजेड आंदोलन हुआ था, अगर पूछा जाए जेन जेड यानी जनरेशन जेड का आंदोलन यानी युवा आंदोलन दुनिया के किस देश में हुआ जिसने 2 ही दिन में तख्ता पलट कर दिया, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को अपने देश से भागने पर मजबूर कर दिया और नए प्रधानमंत्री कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुई सुशीला कार्की। याद रखिएगा, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? सुशीला कार्की। ये हमारे भारत में बीएचयू में पढ़ाई की है साथियों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई की है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और नेपाल की करेंसी है रुपया, नेपाल की मुद्रा है रुपया और नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और नेपाल साथियों लैंड लॉक्ड देश है। लैंड लॉक्ड मतलब होता है इसका समुद्री सीमा नहीं है। चौथा प्रश्न पूछा गया है, दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान और स्वर्ण मुकुट किसे प्रदान किया गया? उत्तर होगा ए, डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है, साथ ही साथ सोने का मुकुट प्रदान किया गया है। ये दोनों देश के राष्ट्रपति दिखाई दे रहे हैं तस्वीर में। दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय सम्मान है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनगवा। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनगवा किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? दक्षिण कोरिया का। किसे प्रदान किया गया? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। किसने दिया? दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया का स्टैटिक जीके हम लोग करेंगे साथियों। दुनिया का सूक्ष्म मैप हम लोग बनाते हैं साथियों। यहाँ पर ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो गया, उसके बाद ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हो गया और ये यूरोप महाद्वीप हो गया साथियों, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप हो गया और यहाँ पर रशिया का क्षेत्र और फिर इंडो चाइना प्रायद्वीप हो गया और यहाँ पर साथियों ये आइबेरिया प्रायद्वीप हो गया और ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया, मेडागास्कर हो गया, अरब प्रायद्वीप, ये हमारा भारत, इंडो चाइना प्रायद्वीप, यहाँ पर जावा सुमात्रा इंडोनेशिया द्वीप, ऑस्ट्रेलिया साथियों, तस्मानिया द्वीप, न्यूजीलैंड उत्तरी और दक्षिणी न्यूजीलैंड। अब यहाँ देखेंगे ना साथियों, तो यहाँ पर एक प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप का नाम है कोरिया प्रायद्वीप। कोरिया प्रायद्वीप, कोरिया प्रायद्वीप दो हिस्सों में यहाँ पर बांट दिया गया है। उत्तर की तरफ उत्तर कोरिया है और दक्षिण की तरफ दक्षिण कोरिया है। ये जो बंटवारा हुआ है, यह बंटवारा 38 डिग्री समानांतर रेखा से हुआ है। 38 डिग्री समानांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को। उत्तर कोरिया साथियों वही किम जोंग उन वाला, उत्तर कोरिया तानाशाह वाला किम जोंग उन वाला देश, इसकी राजधानी है प्योंगयांग। प्योंगयांग इसकी राजधानी है। और दक्षिण कोरिया का हमने किया सियोल। और वान दोनों की मुद्रा है। वान जो मुद्रा है साथियों, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों देशों की मुद्रा है वान। हम आते हैं दक्षिण कोरिया पर। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, मुद्रा वान, राष्ट्रपति ली जे म्यंग दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति। शिल्लाकालीन स्वर्ण मुकुट की प्रतिकृति है, याद रखिएगा, शिल्लाकालीन यानी शिल्ला काल का संबंध किससे है? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया का इतिहास
सिल्ला काल का स्वर्ण मुकुट था। इसी के प्रतिकृति ग्यांगझू से प्रदान किया गया। किस स्थान से प्रदान किया गया? ग्यांगझू स्थान से प्रदान किया गया। ग्यांगझू स्थान से, जो सिल्ला साम्राज्य की राजधानी, वहीं से प्रदान किया गया। अब देखिएगा इतिहास की बातें को, सिल्ला काल का संबंध किससे? दक्षिण कोरिया। सिल्ला काल की राजधानी क्या थी? ग्यांगझू। यहीं से डोनाल्ड ट्रंप को सोने का मुकुट और दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया। अब अगर इतिहास में प्रश्न पूछा जा रहा है सिल्ला काल का, तो आप सोचेंगे कि पूरे दुनिया भर का सभ्यता को हमको पढ़ना पड़ेगा। नहीं साथियों, जो करंट में चर्चा में रहता है वहीं के इतिहास, भूगोल, संविधान, पर्यावरण, यूपी स्पेशल के प्रश्नों को उठाया जाता है। ऐसे ही जब कोई देश हम पढ़ रहे हैं, उसकी राजधानी, उसकी मुद्रा पढ़ रहे हैं, तो वहीं से संभावित है पूछा जाएगा। दुनिया में 200 लगभग देश है। आप सोचेंगे 200 देशों की राजधानी और मुद्रा याद करें, निश्चित तौर पर समय होगा तो आप याद करिएगा। लेकिन परीक्षा में जो प्रश्न आने की ज्यादा संभावना है, जो चर्चा में रहते हैं, उन्हीं देशों की राजधानी, उन्हीं देशों का मुद्रा पूछा जाता है। इस नाते करंट अफेयर में हम लोग जो पढ़ते हैं साथियों, तो हम लोग उसका स्टैटिक जीके में उसकी मुद्रा, उसकी राजधानी को कवर कर लेते हैं, ताकि आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं हो। बार बार वो देश आएगा, गुजर जाएगा, आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, एनवीडिया ने 2027 तक 1 लाख रोबो टैक्सी बनाने के लिए किसकी साझेदारी की? उत्तर होगा उबेर। उबेर साथियों, जैसे ओला, उबर, ये ऑनलाइन कैब कंपनी है। इसने एनवीडिया से 2027 तक 1 लाख रोबो टैक्सी बनाने के लिए साझेदारी की है, समझौता की है। एनवीडिया और उबर, उबर और एनवीडिया याद रखिएगा। देखिएगा डिटेल। लेवल 4 का मतलब हो गया कि सेल्फ ड्राइविंग, मतलब ड्राइवर नहीं रहेगा उसमें। लेवल 4 सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी से बनाया जाएगा और व्यावसायिक सेवा को इसे जोड़ा जाएगा। कॉमर्शियल पर्पज के लिए ये रोबो टैक्सी बनाया जाएगा। रोबो टैक्सी समझ गए होंगे, रोबोट टैक्सी यानी ड्राइवर की जरूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिक वो चलेगा, रोबोट उसको चलाएगा साथियों। इस 1 लाख रोबो टैक्सी बनाने के लिए किससे समझौता हुआ? एनवीडिया और उबर। एनवीडिया दुनिया की सबसे बड़ी चिप बनाने वाले कंपनी साथियों, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के रूप में हो गई। इसने आईफोन, एप्पल को भी पछाड़ दिया है एनवीडिया ने। छठा प्रश्न पूछा गया है, 92 साल की उम्र में पॉल बिया किस देश के राष्ट्रपति बने? कैमरून देश के राष्ट्रपति बने हैं। 92 साल की उम्र में कैमरून देश के राष्ट्रपति बने हैं। जिस उम्र में लोगों को जाना रहता है, उस उम्र में ये अपने देश के राष्ट्रपति बन रहे हैं। दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति पॉल बिया बन गए इस नाते। 92 साल के हैं तो जाहिर सी बात है सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बन गए। अच्छा, कैमरून देश से था, तो कैमरून का राजधानी याओंडे और कैमरून की मुद्रा हो जाएगी फ्रैंक। सातवां प्रश्न पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध सम्मेलन पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किया? उत्तर हमारा होगा साथियों 72 कंट्री। संयुक्त राष्ट्र अपराध सम्मेलन अभी हाल ही में इसका आयोजन हुआ। कहां पर हुआ? देश कितने भाग लिए? देखिएगा, वियतनाम की राजधानी है हनोई। वियतनाम की राजधानी है हनोई और वियतनाम की मुद्रा है डोंग साथियों। डोंग वियतनाम की मुद्रा है। हमारे भारत से बहुत सस्ती मुद्रा है वियतनाम की डोंग। 72 देशों ने भाग लिया। क्या था ये? संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? वियतनाम के हनोई में। कितने देशों ने प्रतिभाग किया? 72 देशों ने प्रतिभाग किया। उद्देश्य क्या था? साइबर अपराध को रोकना, रैंसमवेयर जो सॉफ्टवेयर होता है उसकी धोखाधड़ी को रोकना, ऑनलाइन धोखाधड़ी जो होती है इसको रोकना। ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर अपराध, रैंसमवेयर, इन सभी को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध सम्मेलन हुआ वियतनाम की राजधानी हनोई में। वियतनाम की राजधानी हनोई, वियतनाम की मुद्रा डोंग। आठवां प्रश्न पूछा गया, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय बीज निगम की अत्याधुनिक बीज संस्करण और पैकेजिंग इकाई का उद्घाटन कहाँ किया? उत्तर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली के पूसा में, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूसा में, नई दिल्ली में हमारे देश के कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने राष्ट्रीय बीज निगम की एक नई अत्याधुनिक बीज संस्करण और पैकेजिंग इकाई यानी यूनिट का उद्घाटन किया। यहाँ पे साथियों क्या होगा देखिएगा, नई दिल्ली में पूसा परिसर है, वहीं पर इसका उद्घाटन हुआ, शुरुआत हुआ। सब्जी और फूलों के बीजों का डिजाइन तैयार किया जाएगा इस नए सेंटर में। कौन करेगा? राष्ट्रीय बीज निगम, इसी के अंतर्गत हुआ है साथियों। तो राष्ट्रीय बीज निगम का गठन कब हुआ था हमारे देश में? 1963 ईस्वी में। कहाँ है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में। नौवां और अंतिम प्रश्न पूछा गया है, हरिकेन मेलिसा ने किस देश में तबाही मचाई है? उत्तर होगा साथियों, उत्तर होगा जमैका। जमैका देश में हरिकेन एक आया है मेलिसा। मेलिसा नामक हरिकेन किस देश को प्रभावित किया है? जमैका को। अगर आप पढ़ रहे हैं साथियों तो आपको ऐसे ही समझ में आएगा कि हरिकेन जो है वो उत्तरी अमेरिका क्षेत्र को प्रभावित करता है। तो इन विकल्पों में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र कौन सा है? जमैका। हरिकेन, टाइफून, टाइफी, चक्रवात, ये सब नामकरण क्षेत्रीय होता है। तो हरिकेन उत्तरी अमेरिका क्षेत्र का है। इतिहास में पहली बार जमाइका को सीधे कैटेगरी 5 तूफान की मार झेलनी पड़ी। कैटेगरी 5 का तूफान था, जिसको भयानक तूफान कहते हैं साथियों। जमाइका के बाद यह क्यूबा देश पहुंचेगा, उसके पड़ोस में क्यूबा देश है, वहां पहुंचेगा। इसकी तीव्रता 185 से
295 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं साथियों, इसकी तीव्रता 185 मील पर आवर थी। 185 मील पर आवर, अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 295 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 295 किलोमीटर प्रति घंटा या 185 मील प्रति घंटा इसकी तीव्रता थी। किस देश में? जमाइका देश में। तो जमाइका देश का स्टैटिक जीके देखिएगा। जमाइका की राजधानी किंगस्टन, किंगस्टन, और जमाइका की मुद्रा है डॉलर, जमाइका डॉलर। ग्रेटर एंटीलीज द्वीप पर ये स्थित है। अगर हम देखें मैप में, आपको दिखा है मैप में, ये उत्तर अमेरिका हो गया और ये दक्षिण अमेरिका हो गया। यहाँ पर साथियों वेस्ट इंडीज द्वीप है। ये अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर नहीं, अटलांटिक महासागर, ऐसा आकार का महासागर। यहीं पर एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है एंटीलीज, ग्रेटर एंटीलीज द्वीप। ग्रेटर एंटीलीज द्वीप पर ही बसा हुआ है जमाइका देश, जिसकी राजधानी है किंगस्टन, मुद्रा है डॉलर। तो साथियों ये था आज का 9 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। जो साथी नए हैं चैनल पर पहली बार विजिट किए, सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। आप अपने चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपने ज्ञान को बढ़ाएं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।